हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम पॉलिटी को कंटिन्यूटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टॉपिक पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, एसएससी और रेलवे के एग्जाम के लिए। ओके, जैसा कि आपने लास्ट सारी वीडियोस देखी है, 6 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। पहली वीडियो थी हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड थी लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड देन कंटिन्यूटी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, एंड जो लास्ट थी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। बहुत बच्चों के जो है डायरेक्टली फोन आए, सर हमें प्राइम मिनिस्टर्स और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर उसके ऊपर बहुत डिटेल में बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई। उसके बाद बच्चों के अच्छे रिव्यू भी आए, सर हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, तो बड़े ही ध्यान से आप हर चीज को देखेंगे। यदि आपको वीडियो देखते हुए कोई भी डिफिकल्टी है तो आप डायरेक्ट रंजीत सर को फोन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के, और तभी भी हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखो इसका आर्टिकल नंबर 124 से शुरू होते हैं, तो मैं एक बार 124 नंबर आर्टिकल ही लिखता हूं, क्योंकि आर्टिकल को मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, है ना। कौन कौन से आर्टिकल में एक एक आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया। तो हमारे देश में सबसे हाईएस्ट डिसीजन टेकिंग बॉडी कौन सी है? एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो आपका आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। द हाईएस्ट डिसीजन टेकिंग बॉडी इन इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश में सर्वोच्चतम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? तो उसका आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, या हमारे देश में जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, सिंगल कोर्ट है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश के अंदर, वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से अधिनियम या कौन से एक्ट के तहत उसको इंप्लीमेंट किया गया? तो इसका आपका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही इसकी स्टार्टिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और 1950 के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया, और इसकी जो वर्किंग है एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शुरू होगी। इससे पहले भी बैंक कोर्ट होते थे, हम डिस्कस करेंगे। जब हमारा देश ब्रिटिश एम्पायर के अधीन था, तो उस समय भी जो कौन सा कोर्ट होता था, फेडरल कोर्ट वगैरह जो भी है, हम उसको एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ जज एग्जाम में पूछा गया टोटल नंबर ऑफ जज कितने होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? 33 + 1। तो टोटल जज कितने हो गए? 34 जजेस। देखो अभी ये चेंज हो चुके हैं। पहले 30 + 1 31 जजेस होते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक 30 जज होते थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, सभी को इंक्लूड टोटल जो 31 होते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो नंबर ऑफ जजेस है टोटल वो 34 है, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, एंड 30 अदर जजेस होंगे और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट इज 34। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो 34 जजेस होते हैं ये बनते कैसे हैं, कौन अपॉइंट करता है? तो अपॉइंटमेंट, कौन अपॉइंटमेंट करता है? द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड बाय
प्रेसिडेंट। तो जो हमारे देश के में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, तो देखो डायरेक्ट क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है जजेस को, या वो किसी से सलाह लेता है? तो प्रेसिडेंट कंसल्ट विद, किससे कंसल्ट करता है? कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैं साथ साथ में हिंदी में बताता जा रहा हूं, किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। देखो मैं चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश कहूं या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहूं, बात एक की है। ओके, उसके बाद प्रेसिडेंट कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कंसल्ट करता है। CJI इज ऑल्सो कंसल्ट विद 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट को यस कहने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के 33 अदर जो जजेस हैं उनमें से 4 जो सीनियर मोस्ट होंगे उनसे सलाह लेगा, और 4 सीनियर मोस्ट जज से सलाह लेने के बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट को कहता है और एक लिस्ट सौंपता है कि ये जजेस को आप अपॉइंट कर सकते हो प्रेसिडेंट में, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का जज की नियुक्ति करता है। ओके, इसको मैं एक लाइन में दोबारा से बोल के सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and president is also consulted with chief justice of India and chief justice of India is also consulted with 4 senior most judges of the Supreme Court। और इस तरीके से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। ओके, उसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो देखो, नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एज ए जज इन हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक जज रह चुका होगा उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। देखो, या तो ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए या फिर एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट। तो ऐसा व्यक्ति जो या तो कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रह चुका होना चाहिए या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट की पोस्ट पे रह चुका होना चाहिए, उस व्यक्ति को ही सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है। दैट इज द मेन क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो अब हमने देख लिया टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, एलिजिबिलिटी। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले आपसे पूछा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। शपथ, तो जो शपथ ग्रहण होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में। ओके, तो कहने का मतलब है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उसको शपथ कौन दिलाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। ओके, सेकंड देखते हैं
अब आपसे पूछा गया यदि जज अपना रिजाइन देना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है, तो वो अपना इस्तीफा किसको देगा? रिजाइन किसको देगा? यस, रिजाइन देगा प्रेसिडेंट को ही। तो शपथ भी प्रेसिडेंट दिलाता है, रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देगा और अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करेगा। ओके, उसके बाद आता है रिटायरमेंट एज। मिनिमम, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है और रिटायरमेंट एज का क्राइटेरिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो 65 साल की उम्र में रिटायर होता है। ओके, तो शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, रिजाइन भी प्रेसिडेंट को मिलेगा और जो रिटायरमेंट होती है वो भी 65 साल की उम्र में ही होती है। ओके, तो ये है। अब यहां पर मैंने बता दिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो चीफ जस्टिस होता है इसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, तो देखो इसकी अपॉइंटमेंट के लिए जो ये 33 जजेस होते हैं उनमें जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, यहां पे सीनियर मोस्ट जज का मतलब है एज। देखो सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सबको फुल एक्सपीरियंस है। ओके, देखो एक व्यक्ति जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने के बाद जो है अलग अलग पोस्टों पे रहता हुआ और हाई कोर्ट में जाके एडवोकेट और जज बनता है, 5 साल तक वो जज या फिर 10 साल तक एडवोकेट की पोस्ट पे रहता है, उसके बाद जाके वो एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का। इसका मतलब है वो वेल क्वालिफाइड है और जितने भी लोग यहां पे पहुंचेंगे दैट इज द मतलब वो सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन को हम कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे देश में सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कौन है ना, तो ये लोग हैं। अब इनमें से भी हमें सीनियर मोस्ट देखना है तो हम एज का क्राइटेरिया ही देखेंगे, जिसकी एज सबसे ज्यादा है वो ही क्या है, सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा। ओके, तो यहां पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूं, देखते हैं कि आप सर्च कीजिएगा उस क्वेश्चन के आंसर को और उसकी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेगा कि आज तक के रिकॉर्ड में ये जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा इनमें से उन्हीं को क्या बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है आज तक कितनी बार इसको वायलेटेड किया गया है, कहने का मतलब है कितनी बार आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कौन से जज हैं जिनकी अपॉइंटमेंट में वो सीनियर थे लेकिन उनको अपॉइंट नहीं किया गया, उसकी जगह उससे नीचे वाली पोस्ट के व्यक्ति को अपॉइंट किया गया और क्या रीजन थे, इसके कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएंगे। ओके, तो अब हमें ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया कैसे जाता है। तो इन हटाने का प्रोसीजर प्रेसिडेंट को के प्रोसीजर के सिमिलर है। हमने प्रेसिडेंट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर इज रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, महाभियोग के द्वारा हमारे देश के प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। तो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, इम्पीचमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। वैसे ही हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। अब जजों की इम्पीचमेंट भी सिमिलर होती है, अब फिर भी मैं थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर देता हूं। तो देखिए मेथड ऑफ रिमूवल। तो मेथड ऑफ रिमूवल का नाम क्या है, इम्पीचमेंट, हटाने की विधि। क्या नाम है इसका,
महाभियोग। ओके, अच्छा, प्रेजेंट के खिलाफ हमने महाभियोग कैसे चलाया था जरा से देखिए। ये है हमारे देश में लोकसभा, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस संसद के 2 सदन हैं, लोअर हाउस दैट इज अपर हाउस। अब देखो, द इंपीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके खिलाफ महाभियोग जो है किसी के भी द्वारा शुरू किया जा सकता है, चाहे लोकसभा भी शुरू कर सकती है और राज्यसभा भी शुरू करती है। लेट अस सपोज करो कौन शुरू करती है? लोकसभा। यदि लोकसभा ने शुरू किया तो इनके एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए? 1/4 ऑफ द लॉ मस्ट बी एग्री। ओके, यदि 1/4 ऑफ द पीपल्स इज एग्री, यदि 1/4 लोग एग्री होंगे तो इंपीचमेंट शुरू होगा। और उसके बाद 2/3 ऑफ द पीपल मस्ट बी एग्री, तो 2/3 लोग हैं उनका बहुमत होना चाहिए। यदि 2/3 लोगों का बहुमत हो जाएगा तो लोअर हाउस के अंदर इंपीचमेंट जो है वो पास हो जाएगी एंड देन जो ए लेटर है वो किस में पहुंच जाएगा? अपर हाउस में पहुंच जाएगा, राज्यसभा के अंदर पहुंच जाएगा। अब ये जो राज्यसभा में पहुंच गया तो राज्यसभा के लोग इस चीज को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे कि क्या जो इनके द्वारा प्रोसेस जिस वजह से ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटा रहे हैं, जो रीजन इन्होंने लोकसभा के लोगों ने मेंशन किया है, क्या वो सही है क्या नहीं। ओके, तो उसके बाद यदि राज्यसभा के भी 2/3 मेजोरिटी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं हटाया जाएगा। ओके, तो लिसन वंस अगेन, यदि लोकसभा के लोग शुरू करेंगे देन 1/4 ऑफ द लोकसभा पीपल्स मस्ट बी एग्री। यदि ये एग्री होंगे तो उसके बाद 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा की, 2/3 की मेजोरिटी होगी देन ये राज्यसभा में चला जाएगा। राज्यसभा के 2/3 बहुमत यदि मिल गया तो जो सुप्रीम कोर्ट का जिसके अगेंस्ट इंपीचमेंट चलाया जा रहा है उसको हटा दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ये प्रोसेस ये भी शुरू कर सकते हैं। यदि राज्यसभा के लोग इनिशिएट करना चाहते हैं तो इनके 1/4 मेंबर होने चाहिए और उसके बाद इनका 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। यदि मेजोरिटी हो गई और तो लोकसभा में जाएगी, यदि लोकसभा की 2/3 मेजोरिटी हो गई तो हटा दिया जाएगा, नहीं तो नहीं हटाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से क्यों हटाया जा सकता है, किस वजह, क्या उसका ग्राउंड रीजन होगा, तो if the judge of the Supreme Court does not follow the Constitution of India, okay, तो यही मेन ग्राउंड रीजन है। मतलब जो भी किसी भी केस के ऊपर जो डिसीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर, संविधान से हटकर लिया गया हो, देन ही हम उसके अगेंस्ट इंपीचमेंट चलाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके अगेंस्ट इंपीचमेंट चलाएंगे उसको हटाने से 14 डेज पहले इन्फॉर्म करना जरूरी होगा। 14 दिन पहले जो है हमारे उस जिस व्यक्ति को, जिस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा रहा है उसको इन्फॉर्म करना जरूरी होगा कि हम आपके अगेंस्ट इंपीचमेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग ये बात अच्छे से समझ चुके हो। मैं लास्ट जो 5-6 वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से फोकस करके बताया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा दैट मीन्स पार्लियामेंट है, वो जो है हमारे देश के अंदर जो रूल्स और जो नियम है उनको बनाने का काम करते हैं, और उसके बाद जो फाइनल जो इंप्लीमेंटेशन होती है वो अदर जो डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं वो करते हैं। तो मतलब ये हमारे देश में कानून को बनाने वाले हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कानून का रखवाला, तो उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा। हमारे देश में कानून का रखवाला कौन है? हमारी यदि फंडामेंटल्स राइट का वायलेशन हो रहा होगा, देन उस फंडामेंटल्स, यदि हमारे देश में हमें जो फंडामेंटल्स राइट मिले हुए हैं, यदि मौलिक जो अधिकार मिले हुए हैं, यदि उनका वायलेशन हो रहा होगा तो हम डायरेक्टली किसको अप्रोच कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं
कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जो कि आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जिन क्वेश्चनों के आंसर दोगे। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश का कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, जो भी आप जैसे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी आपने आज ही लेटर सपोज करो देखा कि हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो आप इसी के साथ साथ ये चीज जरूर देख लो कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये कब रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि जैसे 65 ईयर एज इनकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये अपने पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे। और जब ये रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद कौन आएगा ये आपको पता है, जो सिंगल मोस्ट जज होगा वो आएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि कब रिटायर, ऐसा ना हो कभी आज आपने देखा और कल वो रिटायर हो रहा है, आप से कोई परसों क्वेश्चन पूछे आप पीछे वाले का आंसर दे नए वाले। तो यही करंट अफेयर होता है, पॉलिटिक्स है, यहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? और ऐसे मैंने जैसे कि प्रेजेंट की वीडियो में डिस्कस किया था, कौन से ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो सीजीआई की पोस्ट पर होते हुए हमारे देश के प्रेसिडेंट बने। ये हमने प्रेजेंट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, है ना। तो ये सब क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, कोई डाउट हो आप पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।